अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उसवा सुल्तान एंड द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज़ पावर। हम मैकेनिक्स का अपना जो है वो कोर्स लेके चल रहे हैं और हमारा आज जो है वो थर्ड टॉपिक है। वर्क हम डिस्कस कर चुके, काइनेटिक एनर्जी को हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम पावर डिस्कस करेंगे। सो डेफिनेशन ऑफ वर्क में अगर हम देखें सो हमारे पास डेफिनेशन ऑफ वर्क है, वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों में आपको कहीं पर भी टाइम का रेफरेंस नहीं मिलता, यानी कि आपकी जो वर्क की डेफिनेशन है वो टाइम का रेफरेंस नहीं देती। अब अगर आप किसी भी वेट को लिफ्ट करें, 100 न्यूटन की फोर्स आप अप्लाई कर दें, फोर्स आपने 100 न्यूटन की अप्लाई की और उसने जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया 1 मीटर का, तो वर्क डन आपके पास होगा 100 जूल का। 100 इंटू 100, सो 100 जूल का वर्क आपने किया। लेकिन 100 जूल के वर्क आपने कितने टाइम में किया, हमारे पास इसका कोई आइडिया नहीं है। आया कि आपको 1 सेकंड लगा, 1 घंटा लगा, 1 साल लगा या शायद उससे भी ज़्यादा। हमारे पास टाइम का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन हम अक्सर ये जानना चाहते हैं कि आखिर वक्त जो हमने काम किया है वो कितने वक्त में हुआ है। सो हम लोग जो है वो फिर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दैट इज़ नोन एज पावर। और आप इस पावर के वर्ड को एनर्जी और फोर्स के साथ मिक्स नहीं करेंगे। फोर्स और चीज़ है, एनर्जी और चीज़ है और पावर और चीज़ है। सो पावर इज़ बेसिकली द टाइम रेट एट विच वर्क इज़ डन, द टाइम रेट ऑफ एट विच वर्क इज़ डन इज़ नोन एज पावर। The time rate at which work is done is known as power. यानी कि टाइम वो वक्त, मतलब आप रेट लेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज पावर। ये भी आप इसकी एक डेफिनेशन कर सकते हैं। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, सो पावर भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी होगी। आप पावर को डिफाइन कर सकते हैं द एवरेज वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये भी इसकी एक डेफिनेशन है। एवरेज वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नॉन एज पावर। एवरेज वर्क डन पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकंड में एवरेज आप कितना वर्क करते हैं, दैट इज नॉन एज द एवरेज पावर। सो एवरेज वर्क डन पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड की बात हो रही है। सो आप अगर एवरेज पावर का फॉर्मूला लिखेंगे, पी एवरेज से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली पावर को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से, और जिसके साथ ए भी लिख देंगे, इसका मतलब है आप एवरेज पावर की बात कर रहे हैं। एंड दिस इज डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी, वेयर डब्ल्यू इज वर्क डन ड्यूरिंग टाइम इंटरवल। जो टाइम इंटरवल आपको गिवन था उसके दरमियान में जो वर्क डन हुआ वो आपके पास डेल डब्ल्यू होगा। एंड डेल टी इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इंटरवल, कि आपके पास टाइम इंटरवल था कितना। सो रेट एट विच वर्क इज डन, ज़रूरी नहीं है वो कांस्टेंट हो। आपके पास ये जो रेट आपके पास हर पॉइंट पे पावर आपकी कांस्टेंट है, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक पॉइंट पे पावर कुछ और हो, सेकंड पॉइंट पे वो कुछ और दे एंड थर्ड पॉइंट पे वो कुछ और दे। तो हम इंस्टेंटेनियस पावर की एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि हमारे पास वो पॉइंट है जिसके उतने टाइम में, वो उतने टाइम की बात करेंगे जिसके दौरान आपका पावर जो है वो कांस्टेंट रहे। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो है इसको पी इंस्टेंटेनियस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसमें सिर्फ फ़र्क इतना आता है कि हम एक लिमिट अप्लाई कर देते हैं, डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब है ये है कि टाइम इतना छोटा हो जाए कि वो आपको, मतलब इतना छोटा टाइम
टाइम का इतना छोटा इंटरवल कि वो ऑलमोस्ट ज़ीरो को अप्रोच करे। इतने छोटे इंटरवल में आप अगर पावर को कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। सो आप इसके साथ डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी, और अगर आप डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपके पास पी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या बनेगा, डी डब्ल्यू ओवर डी टी, यानी कि आप अगर वर्क डन का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपके पास जो है वो इंस्टेंटेनियस पावर आ सकती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस पावर। उसके बाद आ जाते हैं इनके एसआई यूनिट पर। जो एसआई यूनिट है पावर का वो होता है वॉट। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। एसआई यूनिट वॉट होता है, और वॉट इसका नाम इसलिए है कि एक इंग्लिश इन्वेंटर जिन्होंने पावर हमें इंट्रोड्यूस करवाई उनका नाम था जेम्स वॉट, और उन्हीं के नाम के एजाज़ में इनका जो है वो एसआई यूनिट वॉट जो है पावर के लिए रखा गया। अब वॉट होता कितना है, और हमारे पास वॉट को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि वॉट हमारे पास है क्या, तो इसी फॉर्मूले से हम वॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। वर्क का यूनिट हमें पता है जॉल था और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। सो पावर आपके पास जॉल पर सेकंड हो गया, और पावर का यूनिट हमने कहा है वॉट है। वॉट को डब्ल्यू से भी लिख देते हैं। डब्ल्यू चूंकि वर्क की न्यूट्रिशन होती है सो हम इसको पूरा भी लिखते हैं इसीलिए। सो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, या फिर दूसरी वाली नोटेशन इसकी क्या है कि आपके पास जो वर्क डन का फॉर्मूला है एफ एस, वहाँ से आप कैलकुलेट करते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। सो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है। अब ये तो वो है जो 1 वॉट है, लेकिन पावर के लिए बेसिकली जो मोस्टली यूज होते हैं, कॉमनली यूज जो यूनिट्स हैं वो किलो वॉट और मेगा वॉट हैं। सो किलो वॉट 10⁻³ वॉट होता है, और मेगावाट आपके पास 1 मेगावाट ये आपके पास होता है 10⁻6 वॉट। ओके, अब हमारे पास एक और यूनिट भी है जो पावर के लिए इस्तेमाल होता है। पावर के लिए एक यूनिट आपने वॉट देखा है, दूसरा यूनिट जो यूज होता है वो हमारे पास होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर इसका सेकंड यूनिट है पावर का, और हॉर्स पावर जो है ये वो यूनिट है जो जेम्स वॉट ने बाय एक्सपेरिमेंट हमें डिराइव करके दिया था कि ये कितना होता है। अब इसको मेजरमेंट इसकी की कैसे गई है, इसकी मेजरमेंट ऐसे थी कि 1 मिनट में जितना काम घोड़ा कर सकता है वो आपके पास 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है। यानी जो हॉर्स है वो 1 मिनट में 33,000 पाउंड वेट 33,000 पाउंड वेट को लिफ्ट कर सकता है, या 33,000 पाउंड वेट को मूव कराने के लिए जो काम होगा उतने काम के बराबर जो है वो हॉर्स वर्क कर सकता है इन 1 मिनट। सो दैट इज नोन एज द 1 हॉर्स पावर। सो अगर आपको 1 हॉर्स पावर लिखना हो कि वो कितने के बराबर है, तो हम 33,000 पाउंड को मूव कराएंगे 1 फुट मूव कराएंगे 33,000 पाउंड को इन 1 मिनट। सो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 33,000 फीट पाउंड ओवर मिनट। 33,000 फीट पाउंड पर मिनट इज नोन एज 1 हॉर्स पावर। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो 1 फुट इज इक्वल टू 1 फुट इज इक्वल टू
1 foot is equal to 0.3048 meter, and 1 pound is equal to 4.48 Newton. 448 Newton, and 1 minute is equal to 60 seconds. ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करें. सो 1 horse power is equal to 33,000 multiplied by 0.3048 meter multiplied by 4.448 Newton over 60 second. तो अब आप देखें, अब आपके पास जो यूनिट है वो जूल में चला जाएगा, जूल पर सेकंड में चला जाएगा, और यहाँ हमने कहा था कि जो जूल पर सेकंड है वो वॉट होता है. सो आपके पास वॉट में चला जाएगा. ये सारी वैल्यूज़ को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा डेट इज़ 746. सो 746 वाट, यानी कि 1 horse पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है. अब जो वॉट है वो फेमिलियर यूनिट है इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब आप इलेक्ट्रिकल पावर में भी बाज़-औक़ात हम वॉट को यूज़ करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर का जो वॉट है वो आपको मिक्स नहीं करना इसके साथ. इलेक्ट्रिकल पावर में अगर 100 वॉट का इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है तो वो 100 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट में कन्वर्ट करता है हर सेकंड, इसलिए वो 100 वॉट का बल्ब होता है. अब आप इसमें कोई ऐसा कॉमन चीज़ नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पावर और एनर्जी को मिक्स नहीं करना. पावर और चीज़ है, एनर्जी और चीज़ है. पावर का जो यूनिट है वो वॉट होता है और एनर्जी का यूनिट जूल होता है. एनर्जी चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन. ठीक है. तो एक और यूनिट है जो आप पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा कमर्शियल यूनिट है पावर के लिए, डेट इज़ किलो वाट आवर. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, स्पेशली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है किलो वाट आवर. लेकिन ये देखें, ये एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है. यहाँ पर जो किलो वाट आवर है ये एनर्जी के लिए इस्तेमाल होगा. कमर्शियल यूनिट है जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसका जो बिलिंग की कैलकुलेशन है वो किलोवाट और उसका यूनिट होता है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं. सो द किलोवाट और इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूं, किलोवाट और. 1 किलोवाट और is basically the total work done in 1 hour when the power is 1 kilowatt. Total work done in 1 hour when the power is 1 किलोवाट. और 1 किलोवाट हमने बताया था कि 10⁻³ वाट होता है. सॉरी, ओके. सो आप अब 1 किलोवाट को मेजर करें 1 किलोवाट पर और को कि कितना बनता है. सो 10⁻³ जूल पर सेकंड किलोवाट ओवर 3600 सेकेंड, बिकॉज 1 आवर कंटेन्स 3600 सेकेंड. तो आप इसको सॉल्व करेंगे. 10⁻³ है तो 1 ओवर 3600 ये आपको देगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 जूल. सॉरी, ये मल्टीप्लाई होगा, किलोवाट और है, पर और नहीं है, किलोवाट और. सो ये आपके पास आएगा 3600 सेकेंड. 3600 सेकेंड आप मल्टीप्लाई करें. सो इट इज़ 3600 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जोल पर सेकेंड है, ये सेकेंड है तो ये जोल हो जाएगा. और यहाँ आपके पास आएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 जूल, जिसको आप लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल. यानी कि 1 किलोवाट और आपके पास 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है. तो किलोवाट और यूनिट हो सकता है वर्क का, एनर्जी का, पर पावर का नहीं.
और अगर हम जो है वो अपनी मैकेनिक्स में देखें तो हम जो पावर है इसको फोर्स और वेलोसिटी के में भी लिखा जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अभी तक जो पावर आपने देखी है वो आपने इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड टाइम देखी है, अब हम इसको जो है वो चेंज करके इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। सो पावर हमारे पास है क्या? पावर हमारे पास थी डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो फोर्स और वेलोसिटी के कंपोनेंट में आना चाहते हैं। पहले हम ये सपोज करते हैं, क्योंकि फोर्स एंड वेलोसिटी कंपोनेंट में आने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हमें पता लगे कि फोर्स अप्लाई हुई है किसी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी एक हमारे पास ऑब्जेक्ट था, इस पे हमने फोर्स अप्लाई की। फोर्स अप्लाई करने के बाद ये डिस्प्लेस हो गया एस के साथ, एस वेक्टर के अलोंग डिस्प्लेस हो गया। तो जो एफ फोर्स आप लगाते हैं उसका पैरेलल कंपोनेंट जो होता है वो टेंजेंट होता है पाथ पे, मतलब जो भी आपका पाथ है उसको टेंजेंट होगा एफ का पैरेलल कंपोनेंट। सिमिलरली ये वही वाली बात है जो हमने वर्क डन की डेफिनेशन में की थी कि हम पैरेलल कंपोनेंट के साथ चलते हैं, नॉट विद द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि अगर आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ चलेंगे तो फिर वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस पे नॉर्मल होता है। हमें फोर्स का वो कंपोनेंट चाहिए होता है जो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो। सो आपकी फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो हम उसको पिक करेंगे। अब फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट ले लिया हमने, तो वर्क डन आपके पास फिर क्या आएगा? फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट, ये जो लाइन है ये पैरेलल को रिप्रेजेंट करती हैं, फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट और उसके साथ एस के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट, जैसे आप एफ एस लिखते हैं। क्योंकि हमारे पास वैसे तो बेसिकली जो मैक्सिमम वर्क डन होता है वो एफ एस ही होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड भी लिख दें तो इनफ है। अब आपके पास अगर आपको डेल डब्ल्यू निकालना हो तो वो क्या होगा? आपकी फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा डिस्प्लेसमेंट में। तो हम इसको लिख सकेंगे एफ पैरेलल डेल एस। ये वैल्यू उठा के हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे जो फॉर्मूला हमने पहले से बनाया हुआ है। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला हमारे पास था डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। अभी हमने बनाया कि वर्क डन डेल डब्ल्यू हमने कैलकुलेट किया था, हमारे पास एफ का पैरेलल कंपोनेंट और डेल एस था, वो हम इसकी जगह पे पुट करते हैं एफ पैरेलल कंपोनेंट डेल एस ओवर डेल टी। आपकी एफ का पैरेलल कंपोनेंट है, मैं इसको साइड पे लिख देती हूँ, और डेल एस ओवर डेल टी। अब अगर इस डेल एस ओवर डेल टी पे हम गौर करें, सो डेल एस इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड डेल टी इज द चेंज इन टाइम। सो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द वेलोसिटी। तो मैं इसको जो है वो एवरेज वेलोसिटी है, ये मैं इसको चेंज करके एफ का पैरेलल कंपोनेंट विद एवरेज वेलोसिटी। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो एवरेज पावर है वो इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड फोर्स हमने लिख दी। अब अगर आपको इंस्टेंटेनियस पावर को लिखना है तो आप इंस्टेंटेनियस पावर को भी लिख सकते हो, आप इसी पे लिमिट अप्लाई कर दो। पावर इंस्टेंटेनियस लिखनी हो, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो एफ पैरेलल कंपोनेंट डेल एस ओवर डेल टी। इस पे तो इस लिमिट का कोई असर ही नहीं है, क्योंकि ये फोर्स है और फोर्स में जो है वो टाइम का कोई काम नहीं है। सो पैरेलल कंपोनेंट बाहर आ गया, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल एस ओवर डेल टी विच इज, अब ये डेल एस ओवर डेल टी पे टाइम लिमिट आप अप्लाई करो तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, जिसे आप ऐसे लिखते हो, या इसको सिंपली आप ऐसे भी लिख देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। और पावर इंस्टेंटेनियस पावर भी सिंपली ऐसे भी जो है वो लिखी जाती है कि इंस्टेंटेनियस पावर को भी आप सिंपली पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ऐसा कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास बना क्या? पावर का फॉर्मूला हमारे पास बना जी एफ का पैरेलल कंपोनेंट और साथ उसके आ गई वेलोसिटी। तो जो चीज़ हमने वर्क डन में यूज़ की थी कि अगर आप इस फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान में एंगल यहाँ पे चेक करेंगे तो फोर्स आप इस साइड को लगा रहे थे, तो वेलोसिटी भी तो इसी साइड को है, स्पीड भी तो इसी साइड को है, डायरेक्शन भी तो यहीं पे है। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान में जो एंगल है वो आपके पास 0 डिग्री है और कॉस 0 पे 1 देता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको
पावर इज इक्वल टू फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट एस और कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा एस लिख सकते हैं। सॉरी, ये पैरेलल कंपोनेंट था ही एफ कॉस थीटा। डेफिनेटली हमने जो पैरेलल कंपोनेंट पिक किया है वो पैरेलल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा है, तो पैरेलल कंपोनेंट को आप एफ कॉस थीटा से रिप्लेस कर दें। और चूंकि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो एफ कॉस थीटा या एस कॉस थीटा वो इट्स ओके, आप जो मर्जी लिख दें। थीटा क्या है? थीटा एंगल है बिटवीन एफ एंड एस। अब ये आप देखें डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन कंप्लीट हुई तो पावर को आप फोर्स और वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी था, फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। और इसमें फोर्स भी आपका वेक्टर है और वेलोसिटी भी वेक्टर है, और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट हमें एक स्केलर आंसर देता है और पावर हमारे पास स्केलर है। सो ये आपके पास टॉपिक है पावर का। तो अब आपके पास जो पावर की डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज नॉन एज पावर। आप फोर्स एंड वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट लें तो जो आपको स्केलर आंसर में मिले वो आपके लिए पावर होती है। एंड पावर इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। सो यहाँ पर हमारा पावर का टॉपिक ख़त्म हुआ। छोटा सा टॉपिक था ये भी, और ये भी ख़त्म हुआ। इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।